बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ADHD एवेल्युएशन टूल को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है और किस तरह से आप इसकी बेस पे स्कोरिंग करेंगे और उसके क्या मतलब निकल सकते हैं। ये एक हेल्थ प्रोवाइडर वर्जन है, इसको यानी आप ये कह सकते हैं कि हम इसकी मदद से बच्चे को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी एक असेसमेंट इसके बेस पे हम कर सकते हैं। एक चीज जो बहुत अहम है वो आप ये देख सकते हैं, दिस टूल कैन बी यूज्ड एज एन एड टू असिस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ ADHD, यानी ये हेल्प कर रहा होगा। सोल असेसमेंट या सोल डायग्नोस्टिक टूल इसको नहीं समझना चाहिए। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि जब आप बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टूल अप्लाई कर चुके हैं और आप अपने ही रिजल्ट को सेकंड करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि जिन एरियाज को आपने स्क्रीन किया है, डायग्नोज किया है, वो वाकई ही प्रॉब्लमेटिक हैं, तो आप इसको एक सेकंड असेसमेंट के तौर पे कंडक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी हिदायत बहुत ही सादा है। फर्स्ट पुट अ चेक मार्क इन द बॉक्स नंबर 1, 2 और 3 दैट बेस्ट डिस्क्राइब द यंग पर्सन एज दे यूजुअली आर। यानी जिस बच्चे के बारे में आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आप हर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आपके पास 3 ऑप्शन है, none of some, quite often, very often and clearly more than other young people at this age। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम एरिया है और ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, ये बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है। ये इस बच्चे का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है जो बाकी इसी की एज के बच्चों से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है और उनसे ज़्यादा इस बच्चे में ये एरिया मौजूद है, ये सिम्टम मौजूद है। बुनियादी सी मालूमात देने के बाद अब 1 बाय 1 हर स्टेटमेंट अपने उस पर्सन को शो करा सकते हैं जिसने कि इसे फिलअप करना है और उसके बाद वो फर्दर इस पे काम कर रहा होगा। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि क्योंकि इंग्लिश में ये क्वेश्चन आयर है, वैसे तो सादा जुबान है, इतना कोई ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं हुए हुए, लेकिन अगर आप जिससे ये फॉर्म फिलअप करा रहे हैं उसे फिल करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन उसे बता सकते हैं, लेकिन बहुत तफासिल देने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि असल मीनिंग चेंज ना हो जाए। और इस तरह से 1 बाय 1 हर सवाल को पढ़ने के बाद जो भी आपका रिस्पॉन्डेंट है एक मखसूस बच्चे के बिहेवियर को देखते हुए वो डिफरेंट एरियाज को मार्क करता जाएगा और एंड पे फिर आप उसको स्कोर कर रहे होंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पोर्शंस हैं। पहला जो था आपके पास इनअटेंशन आइटम्स का एरिया था और सेकंड जो है वो हाइपर एक्टिविटी का एरिया है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से हिदायत हैं कि आपने 1 बाय 1 हर सवाल को पढ़ने के बाद जिस मखसूस बच्चे के बारे में आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं उसे जहन में रखते हुए उसके बिहेवियर को नोटिस करते हुए इन सवालात को आपने टिक कर पढ़ना है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर उस बच्चे में मौजूद है उसके मुताबिक इसे सॉल्व कर देना है। अब आप फर्दर देख सकते हैं कि जब आप इस वाले काम से फारिग हो जाते हैं तो आपको क्या करना है कि फिर दोनों पोर्शंस का अलहदा टोटल करना है। आप देख सकते हैं कि जहाँ टिक मौजूद है वहाँ कितने नंबर्स थे, उन नंबर्स को आप आपस में काउंट करते जाएं। 3 में 4 ऐड कर देंगे 7 एंड 4 11 11 एंड 2 13 13 एंड 3 16 16 एंड 2 18 18 एंड अगेन 2 20 20 एंड 3 23 23 एंड 2 25। यानी जो पहला आपका एरिया है इन अटेंशन के आइटम्स पे मबनी है, वहाँ मखसूस बच्चे ने 25 स्कोर किया है। और अब आप सेकंड जो है इसमें भी आपके पास इंडिकेशन क्या है, टोटल ऑफ 6 और मोर टिक इन कॉलम 4 इज सजेस्टिव फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ ADHD इन अटेंशन टाइप। यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइन क्या है कि जो आपका ये 4 नंबर का एरिया है, अगर इसमें 6 टिक आपको मिल जाते हैं तो फिर आप इस बच्चे को फर्दर जो है फर्दर डायग्नोस के लिए रिकमेंडेशन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिस बच्चे का स्कोर है 4 के एरिया में उसके पास सिर्फ 2 टिक हैं जो कि 6 से कम है, इसलिए फर्दर रिकमेंडेशन इस बच्चे के केस में हम डायग्नोसिस की नहीं करेंगे। सेकेंड एरिया को भी आप इसी तरह से टिक कर लेंगे और इनके भी जो टोटल स्कोर्स हैं उनको यहाँ मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी आपके पास उसी तरह से एक रहनुमाई है, टोटल ऑफ 6 और मोर टिक
in column 4 is suggestive of a diagnosis of ADHD component. अगर इस कॉलम में 6 टिक मिलते हैं आपको, 6 या 6 से ज्यादा, तो आप फर्दर हाइपर एक्टिविटी के लिए उस बच्चे का डायग्नोज कराएं। लेकिन हमारे पास भी इसमें सिर्फ 4 टिक हैं, इसका मतलब है कि सेकंड एरिया में भी हमें फर्दर डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद एक प्रोसीड मॉडल जो लॉजिकल मॉडल है उसको हम देख सकते हैं। 6 और मोर टिक इन कॉलम 4, अगर आपके 6 या 6 से ज्यादा टिक हैं कॉलम 4 में तो हमारा जवाब है कि नहीं। इसी तरह से 6 और मोर टिक इन कॉलम 4, जो सेकंड आपका हाइपर एक्टिविटी का एरिया था, हमारे पास उसमें भी नो का जवाब है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों क्राइटेरियाज में जिस बच्चे के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं उसको फर्दर डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ यस होता तो उसके लिए इंडिकेशन ये है कि अगर 6 या 6 से ज़्यादा टिक आपको 4th कॉलम में मिलते तो फर्दर फिर उसे DSM जो भी आपके पास करंट हो, अभी तो क्योंकि हम DSM 5 की बात करते हैं और TR की बात कर रहे हैं, तो DSM 5 के मुताबिक फिर हम उसकी फर्दर डायग्नोज कर रहे होंगे। लेकिन हमारे केस में बच्चे के दोनों ही एरियाज में क्राइटेरिया से बिलो टिक हैं, इस वजह से हम उसे फर्दर डायग्नोज के लिए रेकमेंड नहीं कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर इस सिलसिले में आपको कोई भी मजीद सवाल हो, आपका कोई कमेंट हो, आपकी वीडियोस की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके शुक्रगुजार होंगे।